हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का फंडामेंटल के बारे में। और इस वीडियो के ख़त्म होते होते हम लोग सीख लेंगे कंप्यूटर के डिफिनेशन के बारे में, कंप्यूटर का वर्क फंक्शंस और इसकी विशेषता के बारे में भी, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर में यूज होने वाली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर में कौन कौन से इनपुट यूनिट होते हैं, कौन कौन से आउटपुट यूनिट होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर ही क्यों रखा गया, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर एक्चुअली जब ये बना था तो इसका यूज पहले कंप्यूटर का यूज होता था गणना करने के लिए, और गणना शब्द से ही कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर रखा गया है। एक्चुअली कंप्यूटर गणना को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंप्यूट, गणना को इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूट, और कंप्यूट से ही कंप्यूटर शब्द का निर्माण हुआ है। कंप्यूट से ही कंप्यूटर शब्द का निर्माण हुआ है। आजकल के दैनिक जीवन में कंप्यूटर हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बन चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर बस स्टैंड, कहीं पर भी टिकट काटने के लिए अभी के समय में कंप्यूटर का यूज होता है। साथ ही किसी भी सरकारी संस्था जहां पर डाटा को रखा जाता है या फिर डाटा को रखने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, वहाँ पर देखिए कंप्यूटर, हर बुक का रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। तो आइए इसकी आपको हम ले चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर, और वहाँ पर आपको सिखाते हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल के बारे में, और आपको दिखाते भी हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स भी आपको मैं दे दूँगा, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। मैं इस वीडियो को एकदम सिंपल शब्दों में बताने वाला हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा। आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। हम हिंदी में जो लिखे हुए हैं उसको मैं पढ़ दूंगा, आप लोग बाकी आगे के पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति गणना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का प्रभाव जबरदस्त है और सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है। इसी प्रकार आधुनिक पुस्तकालय में कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न गतिविधियां की जाती है। इस पाठ में आप कंप्यूटर के कार्य और कार्य के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आज कंप्यूटर जो है हमारे दैनिक जीवन का एक अंग बन चुका है। वैसे ही पुस्तकालय में कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का कैसे होता है, ये सब यहाँ पर बताया गया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है इसके तरफ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सूचना या डेटा प्राप्त करने और संचालन के एक सेट के अनुसार संचालन की एक श्रृंखला करने में सक्षम है। यह डेटा या सूचना के रूप में परिमाण उत्पन्न करता है। तो हम लोग शॉर्टकट में सीधा तरीके से जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में दिखाता है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताया। कोई भी कंप्यूटर क्या करता है, पहले यूजर से इनपुट लेता है और उसके बाद उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद वो किस प्रकार का डाटा है, उस डाटा को CU में या फिर ALU में भेजता है, और फिर वहाँ से प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट के रूप में आपके स्क्रीन पर या फिर प्रिंट के थ्रू आपके पास दिखाई देता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनपुट क्या है? इनपुट यूनिट, ये कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया है। देखिए,
सीधे तरीके में हम लोग जाने तो इनपुट जो है कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इंसर्ट करना, किसी भी डाटा को आप डाल रहे हैं, चाहे वो कीबोर्ड के थ्रू हो या माउस के थ्रू हो या फिर कहीं कैमरा के थ्रू हो, वो इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर अगर कोई चीज़ डाला जाता है उसको इनपुट बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण, जैसे कि रखना एक जगह, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर में स्टोरेज, जैसे हम लोग जानते हैं फ़ोन में हम लोग मेमोरी कार्ड जैसे जानते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का भी एक स्टोरेज डिवाइस होते हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया या फिर SSD हो गया, ठीक है। तो स्टोरेज जो होता है ये किसी भी चीज़ को, आपकी कोई भी डाटा को ये संग्रह करता है। एक चीज़ दोस्तों आप लोग को पता नहीं होगा, डेटा किसे कहते हैं। डेटा वो हुआ जैसे हम लोग के द्वारा जो भी कंप्यूटर में डाला जाता है उसको डेटा बोलते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर फोटो हो, वीडियो हो या फिर ऑडियो हो, किसी भी चीज़ को हम लोग डेटा कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज के बारे में हम लोग जान गए। स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण, ये किसी भी चीज़ को ये क्या करता है, स्टोर करता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ का प्रोसेस होना। तो ऐसे ही कंप्यूटर क्या करता था, पहले इनपुट किया, उसके बाद स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए ये पहले डेटा को चेक करता है कि डेटा ये किस प्रकार का है। उसके बाद अगर CU में भेजने वाला होता है तो उसको CU में भेजता है। उसके बाद ALU में भेजने वाला डेटा होता है तो उसको ALU में भेजता है। फिर वहाँ से प्रोसेस होकर ये डेटा आउटपुट के रूप में आपको दिखाई देता है। आपको CU और ALU के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी हम लोग जानते हैं प्रोसेस। अंकगणितीय और तर्कीय संचालन जैसे संचालन करने के कार्य को प्रसंस्करण कहा जाता है। यहाँ पर अंकगणितीय मतलब एल्गोरिथम या फिर कोई तर्क लगाने वाला कोई भी चीज़ हो संचालन, ठीक है, उनको ही हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। ये क्या करता है, पता लगाता है पहले हमारे थ्रू जो इसको इनपुट दिया जा रहा है वो इनपुट क्या है, अंकगणितीय है या फिर तर्क वाला है, तो ये उस हिसाब से उसको उस जगह पर भेजता है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो कि CPU उसको शॉर्टकट में कहा जाता है, स्टोरेज यूनिट से डेटा और निर्देश लेता है। अभी मैंने बताया आपको ये कहाँ से लेता है, स्टोरेज यूनिट से लेता है, और दिए गए निर्देशों और प्रदान किए गए डेटा के प्रकार के आधार पर सभी प्रकार के गणना करता है। इसके बाद डेटा को स्टोरेज यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। देखिए ये क्या करता है CPU, ये हमारे थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करके ये फिर से स्टोरेज डिवाइस में भेजता है और साथ ही साथ हमको आउटपुट के रूप में दिखाता भी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं आउटपुट की तरफ। आउटपुट क्या होता है, ये उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिमाण तैयार करने की प्रक्रिया है। प्रसंस्करण के बाद कंप्यूटर द्वारा उत्पित आउटपुट कंप्यूटर के अंदर संग्रहित किया जाता है। इसके पहले कि ये आपको मानव पठनीय रूप में दिया जाए, आगे की प्रक्रिया के लिए आउटपुट को कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर किया जाता है। देखिए आउटपुट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। आउटपुट वो हुआ जो कंप्यूटर से निकलता है, जैसे कि मॉनिटर के थ्रू हमको दिखाई देता है या फिर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होके निकलता है, तो उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो प्रिंटर के थ्रू ये क्या हुआ, आउटपुट हुआ, इसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल क्या है, देखिए इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जैसे सभी कार्यों का नियंत्रण इकाई द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह कंप्यूटर के अंदर सभी कार्य का चरणबद्ध प्रक्रिया का ध्यान रखता है। देखिए कंट्रोल ऐसा शब्द है, कंट्रोल का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि ये आपके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। वैसे ही कंप्यूटर में क्या कार्य हो रहा है इस सब पर कंट्रोल किसका रहता है, तो वही आपको अभी मैंने आपको बताया CPU, उसी CPU में क्या कंट्रोल को बताया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर का कार्यात्मक इकाई। कंप्यूटर कार्य कैसे करता है ये चीज़ अभी आपको मैंने बताया था CU ALU के बारे में, वो यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ALU का मतलब होता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद होता है CU जिसको हम लोग जानते हैं कंट्रोल यूनिट। उसके बाद हम लोग जानेंगे CPU जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
एक्चुअली क्या होता है, ALU और CU CPU के अंदर होते हैं। आइए अब हम लोग आगे जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं ALU के बारे में। ALU के बारे में अभी मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके बारे में मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। डेटा और निर्देशों का प्रोसेसिंग जो एल्गोरिथम तर्कीय इकाई यूनिट होता है, सीधा तरीका में बोले तो डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण अंकगणितीय तर्कीय इकाई द्वारा किया जाता है। ALU के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख ऑपरेशन जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भागा, तर्क और तुलना प्रोसेसिंग के लिए डेटा को स्टोर यूनिट से ALU में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रसंस्करण के बाद आउटपुट को आगे की प्रक्रिया या भंडारण के उद्देश्य के लिए भंडारण इकाई में वापस कर दिया जाता है। दोस्तों मैं तो जानता हूँ कि ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ALU का मतलब जो होता है, ये डेटा को ALU सीधा अर्थमेटिक का मतलब आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, जोड़, घटाव, गुणा, भागा या फिर तर्क वितर्क, जो भी इस टाइप का अगर इनपुट मिलता है तो ये कहाँ जाता है, ALU में जाता है। स्टोर होने के बाद ये ALU में भेजा जाता है, फिर वहाँ से प्रोसेस होके वो हमको आउटपुट के रूप में मिलता है और फिर कंप्यूटर में भी स्टोर हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं अब CU के बारे में, जिनको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का अगला घटक कंट्रोल यूनिट है, जो पर्यवेक्षक की तरह काम करता है। ये देखते हुए कि चीज़ें सही तरीके से की जा रही है या नहीं, ये एक नियंत्रण का तरह काम करता है। नियंत्रण इकाई के उस कर्म को निर्धारित करती है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित किए जाते हैं। मुख्य मेमोरी में संग्रहित प्रोग्रामों का प्रसंस्करण, निर्देशों की व्याख्या और उनके निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के लिए सिग्नल जारी करने जैसे गतिविधि ये CU के द्वारा की जाती है। ठीक है, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब पर ये क्या ध्यान रखता है, CU। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग CPU के तरफ। CPU जैसे कि हम अभी आपको बताया, कोई भी काम जो होता है CPU से प्रोसेस होके ही कहीं इनपुट होके या आउटपुट मिलता है, या फिर अब प्रिंट होता है, या फिर कंप्यूटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब पर ध्यान कौन रखता है, CPU जो है ALU और CU दोनों पर ही कंट्रोल रखता है। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के ALU और CU को संयुक्त रूप में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, CPU को आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कह सकते हैं। देखिए, CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क की तरह ही है, जो सभी प्रमुख निर्णय लेता है, सभी प्रकार की गणना करता है और संचालन को सक्रिय और नियंत्रित करके कंप्यूटर के विभिन्न भागों को निर्देशित करता है। CPU वह उपकरण है जो निर्देशों की व्याख्या और निष्पादित करता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के विशेषता के बारे में। देखिए, कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषता है, उसमें से कुछ विशेषता मैंने यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। जैसे कि हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के विशेषता क्या है, गति, उसके बाद शुद्धता, उसके बाद लगन, उसके बाद बहुमुखी प्रतिभा, याद रखने की शक्ति, बिना IQ वाली गूंगा मशीन, भंडारण। अब इसको गति, इसका क्या विशेषता है गति, तो कंप्यूटर एकमात्र ऐसा उपकरण है जो कि आपका काम सेकेंडों में कर देता है, सेकेंड से भी कम में कर देता है। आप किसी भी प्रकार के गणना करना है, किसी भी प्रकार का मैथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करना है, किसी भी प्रकार के प्रोसेस करना है, तो वो कंप्यूटर बहुत फास्ट करता है। सेकेंड है शुद्धता। आइए हम लोग आगे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम कर सकता है। यह गणना के लिए केवल 1 सेकेंड का एक अंश लेता है, जिसे पूरा करने में मैन्युअल रूप में घंटों लगते हैं। कंप्यूटर की बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित करने और परिणाम देने में कुछ ही मिनट लगते हैं। नेक्स्ट, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता।
कंप्यूटर की शुद्धता की डिग्री बहुत अधिक होती है और हर गणना की जाती है। उसी शुद्धता के साथ शुद्धता का स्तर के डिजाइन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कंप्यूटर में त्रुटियां मुख्य रूप में मानविक और गलत डेटा के कारण होता है। एक्चुअली ये चीज़ मैंने बोला आपको समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है और ये खुद पे खुद कोई काम तो कर नहीं सकता है बिना यूजर के निर्देश के बिना। अब यूजर कौन होते हैं? यूजर जो वो होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, और कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले किसी मनुष्य के निर्देश के बिना कंप्यूटर कोई कार्य नहीं करता है। और जब तक कोई मनुष्य उसको गलती ना करे तब तक कंप्यूटर उसको गलती नहीं करता है। कंप्यूटर किसी भी प्रकार का गलती नहीं करता है, इसीलिए इसका एक विशेषता है एक्यूरेसी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लगन। अब लगन क्या है? एक इंसान जो होता है एक कार्य करते करते, किसी कार्य को करते करते थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कि कोई भी कार्य कर ले ये थकता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी, थकान आदि से मुक्त होता है। यह बिना किसी त्रुटि के घंटों तक काम कर सकता है। यहाँ तो सिर्फ घंटों हुआ है, ये सालों तक काम कर सकता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बहुमुखी प्रतिभा। आखिर इसकी बहुमुखी प्रतिभा क्यों है? शुरुआत में तो जब कंप्यूटर बनी थी तो लोग इस पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि ये एक मशीन थी। उस समय में एक नया बना हुआ था, उस समय में लोग को भरोसा नहीं था तो इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। लेकिन ये कंप्यूटर धीरे धीरे वक्त के साथ जैसे बढ़ते गया, इस लोगों का भरोसा कंप्यूटर पर कुछ ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए इसको बहुमुखी प्रतिभा भी कहा जाता है। आइए इसके डिफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर अत्यधिक बहुमुखी है। आप इसे एक साथ कई कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए, बिजली के बिल तैयार करना, वेतन चेक तैयार करना आदि। इसी तरह पुस्तकालयों में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न पुस्तकालय हाउस कीपिंग ऑपरेशन जैसे अधिग्रहण, संचालन, सीरियल नियंत्रण के लिए किया जा सकता है आदि। और छात्रों द्वारा कंप्यूटर टर्मिनल पर पुस्तकालय की पुस्तकों की खोज भी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसकी याद रखने की क्षमता को। एक्चुअली कंप्यूटर के पास तो स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कितने भी डाटा को सेव कर सकते हैं उसके स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में सूचना या डेटा संग्रह करने की शक्ति होती है। कोई भी किसी भी संख्या में वर्षों के लिए आवश्यक होने पर जानकारी को संग्रहित और वापस बुलाया जा सकता है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप कंप्यूटर में कितना डेटा स्टोर करना चाहते हैं और संग्रहित डेटा को कब पुनः प्राप्त या हटाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर के अभी मैंने आपको बताया ये याद रखने का क्षमता जो है ये स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि उसमें स्टोर हो जाते हैं कोई भी डेटा, और तब तक वो डेटा रहते हैं जब तक आप उसको डिलीट ना कर दें। इसीलिए इसका जो याद रखने की शक्ति है ये एक इसकी विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिना आईक्यू वाले गूंगा मशीन। अब इसको बिना आईक्यू वाला गूंगा मशीन क्यों बोला जाता है ये आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर इंसान तो है नहीं, ये एक मशीन है, इसीलिए इसके पास तो जुबान है नहीं, ये बोल तो सकता नहीं, इसीलिए इसको गूंगा बोला जाता है। और ये बिना आईक्यू वाला क्यों है इसके लिए हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर एक गूंगा मशीन है और ये उपयोगकर्ता के निर्देश के बिना कोई काम नहीं कर सकता। समझे? ये निर्देशों को जबरदस्त गति से और बड़ी सटीकता के साथ निष्पादित करता है, क्योंकि इसमें तर्क की शक्ति होती है। ये आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं और किस क्रम में करना चाहते हैं। इसलिए एक कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता जैसे कि मनुष्य ले सकता है। ठीक है, जैसे मनुष्य के पास तो दिमाग होती है तो मनुष्य अपने दिमाग से कोई भी चीज़ सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर के पास वैसा दिमाग नहीं है कि वो कोई चीज़ सोच सके बिना यूजर के हेल्प के बिना। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भंडारण।
अभी मैंने आपको स्टोरेज के बारे में बहुत कुछ बताया, फिर भी इसका डिफिनेशन पढ़ देता हूँ मैं। कंप्यूटर में एक इनबिल्ट मेमोरी होता है। देखिए, कंप्यूटर में जो होता है एक ऑलरेडी एक इनबिल्ट मेमोरी होता है जहाँ ये भारी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। आप सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसे कंप्यूटर के बाहर रखा जा सकता है और दूसरे कंप्यूटर में ले जाया जा सकता है। अभी मैं आपको स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। आइए, इसे हम लोग कंप्यूटर का इतिहास भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर के विकास का इतिहास विभिन्न पीढ़ी से चल रहा है, ठीक है। जब 1940 के दशक के मध्य में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर दिखाई दिए। हालांकि वर्तमान समय में कंप्यूटर में पिछले 7 वर्षों से तेजी से बदलाव आया है। यह अवधि जिसके दौरान कंप्यूटर की विकास हुई है, जो हो सकता है कंप्यूटर के पीढ़ी के रूप में जाने वाले 5 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जा रहा है। नीचे दिए गई तालिका में आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, 1940 से कंप्यूटर का बनना स्टार्ट हुआ था और उस समय से इसका यूज होना भी शुरू हो गया था, और उस समय से लेकर आज तक कंप्यूटर का निर्माण हो रहा है और इसमें कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट चल रहा है। लेकिन उस समय से लेकर अभी तक के इसको 5 जनरेशन में बांटा गया है, जो कि मैं आपको आगे के तालिका में बताऊंगा। चलिए, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर को बांटा गया है, उसका जो पीरियड है 1946 से लेके 1959 तक, और इसमें इसका जो टेक्नोलॉजी था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, और वैक्यूम ट्यूब काफ़ी बड़ा था, जिससे कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो काफ़ी बड़ा था और ये एक पूरे रूम के बराबर था, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, जो कि 1957 से बनना स्टार्ट हो गया था और उसको 1964 तक चलाया गया, और इसमें ट्रांजिशन का यूज किया गया, ठीक है। ट्रांजिशन बेस्ड टेक्नोलॉजी किया गया, इसमें वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया था, ठीक है। और ये उस समय में थोड़ा सा उस कंप्यूटर से छोटा हो चुका था, ठीक है। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, इसका 1965 से 1970 तक ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर यूज हुआ, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था, जिसको हम लोग आईसी बोलते हैं, और ये आईसी का यूज अभी भी हम होता है टीवी, एलईडी वगैरह, ये सब में हम लोग का अभी भी आईसी चिप का यूज होता है, ठीक है। और इस समय तक कंप्यूटर जो है रूम से उठ के टेबल पर आ चुका था, यानी कि इतना छोटा हो चुका था कि आप टेबल पर रख के चला सकते थे, लेकिन अभी इतना भी नहीं हुआ है कि आप उसको लेके घूम सकते हैं। ये काफ़ी भारी कंप्यूटर था। उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसका पीरियड है 1970 से 1990 तक, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट के जगह पर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर आया, जो 1999 के बाद से अभी तक चल रहा है। इसमें बायोचिप का टेक्नोलॉजी है, बायोचिप टेक्नोलॉजी से अभी चलता है, और ये अभी के समय में आप लोग जानते ही हैं, कंप्यूटर कई प्रकार के बन चुके हैं। आप इसको इतने छोटे हो चुके हैं कि एक पुस्तक के आकार के कंप्यूटर हो चुके हैं। आप इसको कहीं भी लेके घूम सकते हैं, कहीं पर भी चला सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। एक्चुअली कंप्यूटर जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर, आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। एक्चुअली पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं, जो लोगों के घरों में यूज होते हैं या फिर ऑफिस वगैरह में यूज होते हैं पर्सनल, वो सब कौन होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। उसमें आते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स। चलिए हम लोग जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। आखिर सुपर कंप्यूटर है क्या। तो सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटर में से एक है। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं और विशेष अनुप्रयोग के लिए नियोजित होते हैं, जिसके लिए अत्यधिक मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है,
ठीक है। जैसे कि सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होते हैं, उदाहरण के लिए मौसम की भविष्यवाणी, मौसम क्या होने वाला है, ये सब भविष्यवाणी के लिए इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये फास्ट कैलकुलेशन कर लेता है इसीलिए। वैज्ञानिक सिमुलेशन या फिर कोई एनिमेशन वगैरह वैज्ञानिक का है, वो ग्राफिकल इंटरफेस जो भी होगा वो साइंटिस्ट के लिए ये बहुत फास्ट वर्क करता है। उसके बाद द्रव्य गतिशील गणना, किसी लिक्विड वर्क के बारे में भी गणना कर सकता है, ठीक है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा अनुसाधन, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइंस, ठीक है, और भूवैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण, ठीक है। ये इतना ना फास्ट करता है, काम कार्य करता है, लेकिन इसमें ये लोग को पर्सनल कंप्यूटर की तरह नहीं होता है, ये किसी एक कार्य के लिए बना होता है। इसमें आप कोई ना कोई एक कार्य कर सकते हैं। जैसे कि एक सुपर कंप्यूटर बना हुआ है मौसम के बारे में बताने के लिए, तो सिर्फ वो मौसम के बारे में ही बताएगा और कुछ इसमें नहीं बता सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरफ। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है और एक महंगा कंप्यूटर है, जो एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ता का समर्थन करने में सक्षम होता है। अब इसमें एक साथ हजारों उपयोगकर्ता इसमें कार्य कर सकता है। मेन फ्रेम कई कार्यक्रमों को एक साथ निष्पादित करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है बहुत सारे वो कार्य को एक साथ कर सकता है और कई कार्यक्रमों के एक साथ निष्पादन का समर्थन करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मिनी कंप्यूटर की तरफ। यह एक मध्यम आकार की बहु प्रसंस्करण प्रणाली है जो एक साथ 250 उपयोगकर्ताओं तक का समर्थन करने में सक्षम है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका कार्य भी सेम ही है मिनी कंप्यूटर का, बस इसका जो यूजर कैपेसिटी जो है वो 250 ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पीसी, जिनको हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। यह एक एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर प्रणाली है जिसमें मध्यम शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर होता है। देखिए पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल का मतलब आप समझ सकते हैं किसी एक यूजर के लिए यह बना हुआ है, एक इस पर कोई एक आदमी ही काम करेगा, इसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। और इसका जो प्रोसेसर होता है ये मध्यम शक्तिशाली होता है, ये बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर की तरह इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, लेकिन एक यूजर को कार्य करने के लिए बना होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में दोस्तों मैंने नहीं बताया, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वही पीसी को ही माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। और ये अभी के समय में दैनिक जीवन में हर घर में जो भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उनको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ये सब माइक्रो कंप्यूटर का ही एक भाग है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि आप एक जगह पर रख के इलेक्ट्रिक के थ्रू चला सकते हैं। सेकेंड होते हैं लैपटॉप्स, जो आप लैपटॉप्स एक बुक के सामान्य होता है, आप इसे कहीं भी ले जाके कवर कर सकते हैं, या काफ़ी पोर्टेबल होता है। उसके बाद स्मार्टफोन होते हैं। स्मार्टफोन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं ये। नेक्स्ट है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का वो भाग होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर के फिजिकल जो कि भौतिकी उपकरणों को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो हार्डवेयर जो होता है इसे हम लोग छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, उनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि सीपीयू, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, इसका जो मॉनिटर होते हैं, स्क्रीन होते हैं, ये इसका जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ये सब हार्डवेयर इनके जितने भी हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं, इनके पार्ट्स को, कंप्यूटर के पार्ट्स को, इनको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर किसे बोला जाता है? तो सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं जिसे हम लोग ना तो छू नहीं सकते हैं, बस उस पर हम लोग कार्य कर सकते हैं, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। आप लोग जो फ़ोन में ही एक जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, वो व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप को आप सिर्फ यूज कर सकते हैं, आप उसको छू नहीं सकते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या है?
जैसे ये CPU एक हार्डवेयर है और ये हार्डवेयर का हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। तो उसका मुख्य एक CPU होता है, ये डेटा में हेरफेर करता है और अन्य घटकों के द्वारा किए गए कार्यों को नियंत्रण करता है। ठीक है, इसमें विशेष कुछ नहीं, हम आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, आपको जैसे कि मैंने बताया था मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है रैम और सेकेंड होता है रोम। रैम किसको बोलते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग रैम कहते हैं। ठीक है, रैम और रोम, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। देखिए दोनों में ही दोस्तों काफ़ी डिफरेंस है। आपको मैं बता दूं, रैम वो उसको कहा जाता है जिस पर कार्य होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके फ़ोन है और फ़ोन में आप यूट्यूब को अभी ऑन किया हुआ है, तो जो यूट्यूब चल रहा है, तो यूट्यूब के लिए चलने के लिए एक अलग से ही उसका स्टोरेज बना हुआ है उसके फ़ोन के अंदर, तो तभी जाके वो चलता है। तो जहाँ पर वो टेम्पररी स्टोरेज जो होते हैं उनको हम लोग रैम बोलते हैं। ठीक है, तो उस रैम पर ही रन होता है। ठीक है, तो वो कुछ देर के लिए, जितना देर के लिए आप यूज कर रहे हैं यूट्यूब, उतने देर के लिए ही रैम पर वो स्टोर रहते हैं, उसके बाद वो रैम से हट जाते हैं। उसके बाद आता है रोम। रोम जो होता है ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, जो कि इसमें आप किसी भी डेटा को सेव कर सकते हैं और ये आप जब तक ना डिलीट करें तब तक ये डिलीट खुद से नहीं होगा, ये यूजर के निर्देश के अनुसार चलता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में। हम लोग जानते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोरेज डिवाइस 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मैंने अभी आपको बता दिया। सेकेंडरी डिवाइस उनको बोलते हैं हम लोग जो कंप्यूटर के इनबिल्ट नहीं होता है, कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है, आप इसको एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, बाहर से यूज कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जो मेमोरी कार्ड फ़ोन में यूज करते हैं, वो फ़ोन में अटैच्ड पहले से नहीं होता है, आप अलग से लगाते हैं, तो उनको हम लोग सेकेंडरी डिवाइस बोलेंगे। वैसे ही पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, DVD हो गया, ये सब क्या है, सेकेंडरी डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आप समझ गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में जानते हैं। कम्युनिकेशन, ये किसी बातचीत कराने के लिए एक कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इनका उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संचारण या डेटा के प्रवाह के लिए किया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग जो है, कम्युनिकेशन डिवाइस का उपयोग जो है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बातचीत करने के लिए या फिर किसी डेटा को इधर से उधर भेजने के लिए किया जाता है। देखिए ये इसका कुछ मुख्य मॉडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक होता है वो जो आपको दिख रहा है, वो हॉकी टॉकी इसको बोलते हैं हम लोग, जो कि बात करने के लिए होता है। ये बिना ही सिम कार्ड के, बिना नेटवर्क के, एक जगह से, एक हॉकी टॉकी से दूसरे हॉकी टॉकी में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा किसी भी मनुष्य के वॉइस को एक हॉकी टॉकी से दूसरे हॉकी टॉकी में भेजता है। उसके बाद है राउटर, ये एक इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए होता है। और ये उसके बाद टीवी, ठीक है, टीवी ट्यून कार्ड जो होते हैं आदि, ये सब होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर उनको बोला जाता है जिन्हें हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखा है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, इसे उपयोगकर्ता द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए हमें कंप्यूटर को निर्देशकों का एक क्रम देना होता है। सॉफ्टवेयर बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम या निर्देशकों का एक सेट है। सॉफ्टवेयर हर कदम पर कंप्यूटर का मार्गदर्शन करता है कि किसी विशेष कार्य के दौरान कहाँ से शुरू और कहाँ रुकना है। सॉफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया को प्रोग्रामित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं जो जिनके थ्रू सिस्टम्स रन करते हैं, जिनके थ्रू कंप्यूटर चलते हैं, जैसे कि विंडोज OS ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग फ़ोन में जो यूज करते हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं,
आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताने की ज़रूरी नहीं है, आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किए हुए हैं वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वैसे ही कंप्यूटर के भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे क्रोम, ये तो आपके फ़ोन में भी होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि फ़ोन में जो होते हैं वो लैपटॉप में, कंप्यूटर में भी यूज होते हैं। और नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर सामान्य प्रयोजन के प्रोग्राम होता है जिन्हें कंप्यूटर में डेटा को अंदर और बाहर ले जाने के लिए आवश्यक सभी कार्यों को नियंत्रित करने जैसे कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह कीबोर्ड, प्रिंटर, कार्ड रीडर, डिस्क टैप आदि के साथ संचालन करता है। यह मेमोरी, सीपीयू आदि जैसे विभिन्न हार्डवेयर के उपयोग के निगरानी भी करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। याद रखिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलना संभव नहीं है। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग डॉस बोलते हैं, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, एक्सेस आदि हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर का कुछ उदाहरण अभी मैंने आपको बताया, एक बार और मैं बता देता हूँ। जो हम लोग विंडोज यूज करते हैं, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, ठीक है, या फिर डॉस, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी फंडामेंटल के बाद मैं आपको डॉस बताने वाला हूँ। डॉस क्या है, डॉस के यूज कैसे किया जाता है, और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आइए, नेक्स्ट है हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कार्य को करने के लिए लिखा जाता है। ये सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषाओं में विकसित किए गए हैं ताकि उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करने में मदद मिल सके। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण के लिए यहाँ लिखे गए हैं, जैसे कि MS ऑफिस के को भी मैं आपको आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ये जो भी सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद होते हैं एडोप्ट के बहुत सारे, एडोप्ट रीडर, एडोप्ट फोटोशॉप, पेज मेकर, ये सब होते हैं। जैसे आप लोग के फ़ोन में ही इंस्टॉल हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडियास हो गए, क्रोम, जीमेल, ईमेल, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं या फिर विंडोज का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करते हैं। ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया इनपुट के बारे में, ऊपर मैंने बता चुका हूँ। इनपुट वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर जाता है, उसको हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है, और इनपुट कराने वाले जो डिवाइस होते हैं उनको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि कीबोर्ड से हम लोग कोई भी लेटर, सेंटेंस या फिर कोई भी एप्लीकेशंस वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। ये सब किसके थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। वैसे ही माउस होता है, ठीक है, जॉयस्टिक, स्लाइड पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टेबल, माइक्रोफोन, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक इंक रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल